So now we start with the next question, that is question number 25. What is meant by the stability of a coordination compound in solution? के solution में अगर हम बोलें कि coordination compound ज़्यादा stable है या कम stable है, तो हमें पता कैसे चलता है कि coordination compound की stability कितनी है? मतलब कौन सा ऐसा पैरामीटर है, कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है और ये वाला कम स्टेबल है, और कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं, गवर्न करते हैं कि उनसे स्टेबिलिटी बढ़ भी सकती है या स्टेबिलिटी कम भी हो सकती है। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कैसे? अगर मैं कहूँ कि मेटल के साथ n नंबर ऑफ लिगेंड्स, या मान लीजिए चलिए 4 नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच होते हैं, ठीक है, तो कैसे होगा? ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो पहले एक मेटल के साथ एक लिगेंड अटैच हुआ, और ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि अटैच हो गया तो हो गया। अब ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड ज़्यादा जाएगा तो ये Ml ज़्यादा बनेगा, पर क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो कुछ अमाउंट ऑफ मेटल और कुछ अमाउंट ऑफ लिगेंड फ्री भी बचेंगे, ठीक है। तो जितना ये फॉरवर्ड जाएगा उतना ही प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। तो इसके लिए हम एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं K1, क्योंकि पहला स्टेप है तो K1, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज Ml डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ लिगेंड, ठीक है। तो ये K1 आ गया, इसको बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो पहले स्टेप का हो गया ये। अगले स्टेप में ये जो Ml ऑलरेडी बन चुका है, ये एक और लिगेंड गेन करके बनाएगा Ml2। तो इस स्टेप का जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो कितना होगा? Ml2 डिवाइड बाय Ml इंटू L। तो ये दूसरे स्टेप का स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो गया। फिर ये जो Ml2 है ये एक और लिगेंड के साथ कंबाइन करके इक्विलिब्रियम में Ml3 बनाएगा, उसके लिए हम K3 लिखेंगे, Ml2 इंटू L। तो इस तरह से आप 4, 5, 6 जितने भी नंबर ऑफ लिगेंड्स लगाने हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलता जाएगा ये। अल्टीमेटली मान लीजिए अगर हमने 4 या 6 लगाने थे, ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा? Ml5 प्लस एक लिगेंड बना के Ml6 बनाएगा, और वो क्या होगा? K कितना स्टेप होगा वो? 6, ठीक है। तो 4 लिगेंड 4 स्टेप में लगेंगे और 6 लिगेंड 6 स्टेप्स में अटैच होंगे। अब ये जो K6 है या जो फाइनल है, इन सबको K1 से लेके K6 तक हम बोलते हैं K1, K2 अप टू Kn आर कॉल्ड स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। और जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है कि कंपाउंड जब फाइनली बन गया, ठीक है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है? जब कंपाउंड फाइनली बनेगा तो M के साथ जितने लिगेंड लगने थे, मान लीजिए N लिगेंड लगने थे, वो अगर हम एक ही बार में लिख दें या इन सभी रिएक्शंस को मैं ऐड करूं, तो अल्टीमेटली क्या आएगा मेरे पास? M प्लस NL गिव्स यू MLN। इसके लिए जो K लिखा जाएगा उसको हम लिखते हैं K या बीटा, और उसको बोलते हैं ओवरऑल, या उसको एक्सप्रेशन उसका आ जाएगा MLN अपॉन M इंटू L रेज टू पावर N। इसको कहते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और ये कैसे मिलता है? क्योंकि ये सभी स्टेप्स का रिजल्टेंट है, कि जितने भी स्टेप्स आपने 1 to 5 या 1 to 6 जितने भी लिखे, उन सब स्टेप्स का ये रिजल्टेंट है। तो ये जो K होता है ये क्या होता है? K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू अप टू Kn। तो सभी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट जो आप लोगे उसको बोलते हैं K या बीटा, जो होता है ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमें क्या बताता है? तो कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें क्या बताता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये बताता है कि रिएक्शन कितना गया है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हायर वैल्यू ऑफ K मतलब हायर द स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा K की वैल्यू उतना ही आपका कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ठीक है।
तो ये है, हमें ये पता चलता है k की वैल्यू से। और 1/k को क्या लिखते हैं, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, k की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी 1/k की वैल्यू उतनी ही कम होगी, तो इसको इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोल दिया या डिसोसिएशन कांस्टेंट बोल दिया। ठीक है, अब स्टेबिलिटी फर्दर आप बोल सकते हो कि दो तरह की होती है, एक थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी होती है और एक काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है। तो बोलने को हम बता सकते हैं, पर उस स्टेबिलिटी को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स यूज़ करके। तो स्टेबिलिटी दो टाइप की है, वन इज़ थर्मोडायनेमिक और एक होती है काइनेटिक। ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ अभी मैं, पहले लास्ट पॉइंट देख लेते हैं कि स्टेबिलिटी किस किस फैक्टर से अफेक्ट होती है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आर, देखिए फर्स्ट फैक्टर यहां पर होगा द चार्ज ऑन द मेटल। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया चार्ज ऑन मेटल आयन। सेकंड बेसिक नेचर ऑफ या बेसिसिटी ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड कितना बेसिक है तो उतने इजीली वो लोन पेयर या अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। ठीक है, थर्ड इज किलेशन, कि क्या कोई रिंग टाइप स्ट्रक्चर वहां पर बन रहा है या नहीं बन रहा है, क्योंकि जब भी किसी लिगेंड जो बाइडेंटेट है या ट्राइडेंटेट है उससे एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, फिर आप फोर्थ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, उससे भी फर्क पड़ता है कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ओके, तो ये कुछ जनरल फैक्टर्स हैं। आप बोल सकते हो कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा मेटल पे, मतलब Fe2 पॉजिटिव से ज़्यादा स्टेबल होगा Fe3 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स। फिर अलग अलग लिगेंड्स की बेसिसिटी डिफरेंट होगी, तो जितनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी उतना ही अच्छा ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। किलेशन जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मतलब सभी फैक्टर्स का स्टेबिलिटी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। ओके, अब अगर हम इसका ये जो के हमने लिखा है बीटा इसको बोलते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स लें। तो देखिए इसको कुछ एग्जांपल आपको दे सकता हूं मैं, जैसे कि अगर हम कॉम्प्लेक्स देखें CuNH3 2 पॉजिटिव, तो इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो K है ओवरऑल वो 4.5 × 10⁻11। और इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें कोबाल्ट CuNH3 2 पॉजिटिव का, तो ये है 1.12 × 10⁻6। और हम अगर देखें कोबाल्ट NH3 3 पॉजिटिव का, तो ये हो जाता है 5 × 10⁻33। ठीक है, तो इन तीनों को देख के आप क्या बता सकते हो, देखो कॉपर और कोबाल्ट दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन था, कॉपर भी 2 पॉजिटिव में है, कोबाल्ट भी 2 पॉजिटिव में है, ज़्यादा स्टेबल है कॉपर। ठीक है, अब कोबाल्ट का ये 2 पॉजिटिव और लोअर वाला 3 पॉजिटिव में है, तो 3 पॉजिटिव के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है 2 पॉजिटिव से, तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाने पे, चार्ज ऑन द मेटल बढ़ाने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, और इसके में कुछ भी ऐड करना हो तो आप NCERT से एक बार इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के और डिटेल में लिख सकते हैं। एंड थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स डिपेंड करता है कि ओवरऑल रिएक्शन चाहे 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 1 महीने में हो या साल में हो, अल्टीमेटली प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस कितना है वो होता है थर्मोडायनेमिक, मतलब उसको स्पीड से कोई मतलब नहीं है। फाइनली प्रोडक्ट की गिब्स एनर्जी और रिएक्टेंट की गिब्स एनर्जी में कितना डिफरेंस है, आप कितना एनर्जी में डाउन गए हो, जितना ज़्यादा एनर्जी कम होगी सिस्टम स्टेबल होगा। काइनेटिक्स बोलती है कि वो तो होगा,
पर अगर उसको होने में महीनों लग गए तो काइनेटिक्स बात करता है कि इस रिएक्शन के कितनी स्पीड पे होने के चांस है, कितनी स्पीड पे ये हो सकता है। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि ये रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी, पर स्पीड का हमें नहीं पता कि वो रिएक्शन कब ख़त्म होगा, कोई आइडिया नहीं है। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम पे बात करता है, इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। काइनेटिक्स स्पीड के ऊपर बात करती है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, काइनेटिक स्टेबिलिटी एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट इज मेंट बाय द किलेट इफेक्ट? गिव एन एग्जांपल। देखिए, व्हेन अ लिगेंड अटैचेज टू अ मेटल आयन इन अ मैनर दैट फॉर्म्स अ रिंग। जैसे कि अगर हमारे पास एक मेटल है और नॉर्मली उसके साथ 6 लिगेंड्स लगाने हैं, और 6 के 6 मैं कहता हूँ कि मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही हम लगा देते हैं इसमें। तो ये तो सिंपल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ अगर मैं एक बाइडेंटेट लिगेंड लगाता हूँ, मान लीजिए मैंने इथाइलिन डायमीन लगाई, यहाँ पर भी इथाइलिन डायमीन और यहाँ पर भी इथाइलिन डायमीन। अब ये क्या हो गया, ये रिंग टाइप जो बना है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो आप रिंग जैसा देख सकते हैं, इस रिंग स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं, किलेट। तो ऐसा अगर एक रिंग भी है, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ही रिंग होने चाहिए। अगर आप ऐसा बना रहे हैं स्ट्रक्चर कि मान लीजिए हम एक ही लगाएंगे इथाइलिन डायमीन, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमने लगा दिया, बाकी मोनोडेंटेट ही रखे, तब भी ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एक तो रिंग टाइप स्ट्रक्चर है इसमें। इस रिंग टाइप स्ट्रक्चर को कहते हैं किलेट, और इसकी वजह से जो स्टेबिलिटी आती है उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को कहा जाता है किलेट इफेक्ट, और इस प्रोसेस को कहते हैं किलेशन। और जो भी लिगेंड ऐसा रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना सकता है उसको बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड्स। कौन कौन बना सकते हैं? जो एट अ टाइम कम से कम 2 बॉन्ड बना सकें, 3 वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो भी एक से ज़्यादा बॉन्ड साइमल्टेनियसली बना सकते हैं वो लिगेंड सारे के सारे किलेटिंग लिगेंड होंगे। ओके, अब ये एक्स्ट्रा स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि देखिए, अब अगर मुझे यहाँ मोनोडेंटेट एक लिगेंड को हटाना हो तो एक ही बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत है, निकल जाएगा बाहर। ठीक है, पर यहाँ पे इथाइलिन डायमीन में मैं एक बॉन्ड तोड़ दिया, अब ये क्या होगा, एक तरफ से तो ये निकल गया, बॉन्ड टूट गया, पर दूसरी तरफ से तो कनेक्टेड है, तो अभी भी ये इथाइलिन डायमीन इस मेटल के नज़दीक ही रहेगा। ठीक है ना, अगर आप इसको यहाँ से बॉन्ड तोड़ भी देते हैं तो क्या होगा, ये दूसरा एंड अभी भी नज़दीक है क्योंकि एक तरफ से जुड़ा हुआ है, तो इसके वापस अटैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसको कंप्लीटली बाहर निकालने के लिए आपको दोनों बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। तो दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तब जाके एक लिगेंड बाहर निकलेगा, इसलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ते हैं, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होता है। या आप दूसरे तरीके से बोलते हैं कि यहाँ पर मेरे को लिगेंड को अटैच करना है तो 2 लिगेंड्स लगाने हैं। ठीक है, मेटल के साथ मगर मेरे को 2 लिगेंड्स लगाने हैं, तो एक लिगेंड लगाऊंगा तो एक बॉन्ड बनेगा, दूसरा लिगेंड आएगा वो दूसरा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर क्या होगा, इथाइलिन डायमीन के केस में अगर मैंने एक तरफ का बॉन्ड बना दिया, दूसरा एंड ऑलरेडी इतने नज़दीक आ जाएगा कि उसके खुद अटैच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वो बॉन्ड ज़्यादा इजीली बनेगा, इसलिए भी ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ द आइडिया ऑफ किलेट इफेक्ट। इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, अगर इसको हम एनर्जी की टर्म्स में भी देना हो तो आप देखिए, Na निकल के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर लगे हैं, और इसको मैं 2 अमोनिया से रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं 2 H2O निकाल के बाहर उनकी जगह 2 अमोनिया लगा देता हूँ, तो ये बन जाएगा NH3 ट्वाइस और H2 रह जाएंगे 4, 2 पॉजिटिव। इसका जो लॉग बीटा है, लॉग ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये है 5.04। ओके, अब सेम में NiH2 में मैं यहाँ पर इथाइलिन डायमीन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो मैं 2 अमोनिया की जगह 1 इथाइलिन डायमीन को ही लगाऊंगा और 2 H2 बाहर निकाल दिए। इसके लिए लॉग बीटा आ जाता है 7.45। क्यों आया? जब 2 अमोनिया से रिप्लेस किए तो लॉग बीटा की वैल्यू इतनी है। अब एक हमने किलेट
बना दिया, इसमें एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना दिया, तो लॉग बीटा बढ़ गया मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या आया यहाँ पे, कीलेट इफेक्ट। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो भी रिंग्स, जहाँ पे जितने ज़्यादा रिंग्स बढ़ते जाएंगे उतना ही कीलेट इफेक्ट बढ़ता जाएगा और स्टेबिलिटी अल्टीमेटली बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये आप एक एग्जांपल इसमें दे सकते हैं। दूसरा और एक और एग्जांपल हमारे पास है, सेम केस। अब हम मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो 6 अमोनिया का अगर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये बनेगा NiNH3 6 2 पॉजिटिव, और इसका जो लॉग बीटा की वैल्यू है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8। अब 6 अमोनिया की जगह हम 3 इथाइलिन डायमीन ही लगाएं तो ये बनेगा NiEN3 2 पॉजिटिव। इसका जो लॉग बीटा है दैट इज़ 18, ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हो कि जब 6 मोनोडेंटेट लगाए तो कम स्टेबल हुआ और 3 बाइडेंटेट लगाए तो ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्कस ब्रीफली गिविंग एन एग्जाम्पल इन ईच केस द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में कौन से हैं, फिर मेडिसिनल में कौन से हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में कि जो क्वालिटेटिव केमिस्ट्री होती है। ठीक है, तो देखिए इन सारे क्वेश्चंस को तो आपको एक बार एनसीईआरटी से पैराग्राफ 9.8 एनसीईआरटी को रेफर करना है और उसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ कहानी है, लिखना है आपको। ठीक है, 2 डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हीमोग्लोबिन का रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर और यह है क्लोरोफिल का रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर। दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत। तो हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल इन्वॉल्व है, आयरन, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। तो ये तो क्या बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, ठीक है, कि प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है वो मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स है, हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में सिस्प्लाटिन है जो एंटी कैंसर ड्रग है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में जहाँ पर हमें कुछ कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, डिटेक्शन के लिए या एस्टिमेशन के लिए। जैसे कि हम यूज़ करते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट EDTA, डाईमिथाइल ग्लाइकोजाइम DMG, ओके, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थॉल। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी पैराग्राफ 9.8 से मिल जाएगी। हार्डनेस ऑफ वाटर को कम करने के लिए भी जो आयन एक्सचेंज मेथड होते हैं वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। जो साइनाइड प्रोसेस है मेटलर्जी में, वहाँ पर गोल्ड का साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, तो वो मेटलर्जी में आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये डिटेल एनसीईआरटी पढ़ के अपने तरीके से अपने वर्ड में उसको लिखें, दैट वुड बी बेटर। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 28।